अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से आज एक और ड्रामाई पेशरफ्त हो गई है। मामला अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और अदालत ने कल सियासी जमातों को तलब कर लिया है। वही सियासी जमातें जो बार बार अदालत से इस केस में फरीक बनने की इस्तदा कर रही थी और 3 रुकनी बेंच बार बार ये इस्तदा मुस्तरद कर रहा था। आज फैसला सुनाने के 2 हफ्ते बाद अदालत उन्हीं सियासी जमातों को तलब कर रही है और कह रही है कि अगर ये सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक हो जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मगर साथ ही अदालत ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का इशारा भी दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करवाई है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराकर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसे अब तक इन फंड्स तक रसाई नहीं मिल सकी है। और फाइनेंस डिवीजन ने फंड्स ना देने के जवाब से मुताल्लिक एक रिपोर्ट जमा कराई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फंड्स देने से मुताल्लिक 17 अप्रैल को मामला वफाकी काबीना के सामने रखा गया, जिसने यह फैसला किया कि फंड के मुतालबे की मंजूरी के लिए मामला कौमी असम्बली को भेजा जाए और कौमी असम्बली ने फिर यह तहरीक मुस्तरद कर दी। इसलिए जरूरी फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी ना हो सके। अदालती फैसले के मुताबिक पहला नुक्ता जो नोट किया जाता है वो ये कि फाइनेंस डिवीजन से खुसूसी तौर पर यह सवाल किया गया था और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की थी कि आर्टिकल 84 वफाकी हुकूमत को यह इजाज़त देता है कि वो ऐसे अखराजात के लिए फंड से पैसे हासिल करे जो नई सर्विस से मुताल्लिक हैं और माली साल के दौरान सालाना बजट स्टेटमेंट में उनका जिक्र ना हो। और ऐसे अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट के जरिए कौमी असम्बली से एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी लेती है, यानी बाद में मंजूरी लेती है, यानी अखराजात के लिए फंड हासिल करने के बाद कौमी असम्बली से इस मुतालिक मंजूरी ले ली जाती है। इस हवाले से कोई शुबा मौजूद नहीं है कि वफाकी काबीना के अपने पास इलेक्शन अखराजात के लिए 21 अरब रुपए देने की मंजूरी का इख्तियार मौजूद था। अदालती फैसले के मुताबिक हमारी नज़र में अटॉर्नी जनरल ने दुरुस्त तौर पर इस पोजीशन को गलत करार देने की कोशिश नहीं की, मगर मौजूदा केस में किस वजह की बुनियाद पर पहले यह मामला कौमी असम्बली में भेजा गया, इस हवाले से वजाहत होना ज़रूरी थी। अटॉर्नी जनरल का यह मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर करके फंड्स रिलीज़ ना करने से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार किया और यही वो करारदाद थी जिसने शुबहात को जन्म दिया, जिसकी वजह से वफाकी काबीना ने यह मामला पहले कौमी असम्बली को भेज दिया। अदालती सवाल पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि यह करारदाद फंड्स के इजरा या किसी माली इक़दामात की खुसूसी दरख्वास्त से मुताल्लिक नहीं थी। इसलिए एहतराम के साथ हम इस बात पर मुतमईन नहीं हैं कि कौमी असम्बली की यह करारदाद अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए वफाकी हुकूमत के रास्ते में रुकावट बनी। इसलिए फाइनेंस डिवीजन की रिपोर्ट का यह नतीजा कि वफाकी हुकूमत के पास खुद से आम इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी देने का आईनी इख्तियार मौजूद नहीं था, इसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक वफाकी हुकूमत का इस मामले को कौमी असम्बली भिजवाने का फैसला और कौमी असम्बली की तरफ से उसे मुस्तरद करने का मामला है, तो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत का यह आईनी तकाजा है कि हुकूमत वक्त के पास हर वक्त कौमी असम्बली में अक्सरियत का एतमाद होना चाहिए। और इसका मतलब ये भी है कि वज़ीर आज़म के पास भी अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद होना चाहिए और हुकूमत को कौमी असम्बली में तमाम माली इक़दामात से मुताल्लिक मंजूरी लेने के काबिल होना चाहिए। जब इस मामले को इस पहलू से देखा गया तो फंड्स की मंजूरी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के संगीन आईनी नताइज होंगे। एक इम्कान यह है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के अक्सरियती अरकान का एतमाद खो चुके हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत का एतमाद मौजूद है और हर वक्त रहा है। मौजूदा मकासद के लिए हम अटॉर्नी जनरल के इस बयान को तस्लीम करते हैं, जबकि दूसरा इम्कान यह है कि फंड्स देने की मंजूरी से मुताल्लिक जो तहरीक कौमी असम्बली से मुस्तरद की गई, इसे गलत करार दिया जाए और फिर इसके बाद की सूरत हाल को दुरुस्त किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने इस बात को तस्लीम किया है और अगर पहला इम्कान सही पोजीशन की अक्कासी करता है तो उसके सख्त आईनी नताइज होंगे। यानी कि यहाँ अदालत वज़ीर आज़म के पार्लिमान में अक्सरियत खोने की बात कर रही है और इसे संगीन करार दे रही है, जबकि आगे अदालत ने कहा है कि अदालती हुक्म को ना मानने और इसकी खिलाफ वर्जी करने के अपने संगीन नताइज होंगे। इसलिए अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि वो वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म को इस सूरत हाल से आगाह करें ताकि फौरी तौर पर यह मामला हल हो। अदालत का तकाजा है कि मामले को हल करने वाले इक़दामात 27 अप्रैल तक ले लिए जाएँ। खासतौर पर इस तारीख तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स तक रसाई मिल जानी चाहिए। अदालती फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई और एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया गया।
जो सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक वजारत दिफा ने तैयार की है और इसकी बुनियाद पर अदालत को अपने 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने के लिए कहा गया है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को बता दिया गया है कि ऐसी किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जा सकता और ना ही इस हवाले से रिलीफ दिया जा सकता है, क्योंकि इस हवाले से हतमी फैसला आ चुका है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी एक दरख्वास्त दायर की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 8 अक्टूबर के इलेक्शन की तारीख के फैसले को बहाल किया जाए, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख को बहाल करने की बात सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर की है, जिसमें बेशतर चीजें वजारत दिफा की रिपोर्ट में मौजूद हैं। हमारी नज़र में इलेक्शन कमीशन उन मामलात को उठाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें अदालत पहले ही सुन चुकी है और उन पर फैसला भी दे चुकी है, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन के 2 वकीलों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपने दलाइल देने की इजाज़त भी दी गई थी। दोबारा इन मसाइल और सवालों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी जिन पर पहले ही हतमी फैसला आ चुका है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं और इसे निपटाया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात करवाए और वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। लेकिन वफाकी हुकूमत फंड्स को मामला कौमी असेंबली ले गई और कौमी असेंबली ने फंड्स देने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। फिर 3 रुकनी बेंच ने 14 अप्रैल को स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया कि वो इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करे। लेकिन स्टेट बैंक ये मामला वजीर खजाना के पास ले गया, वजारत खजाना वफाकी काबीना के पास ले गई और काबीना दोबारा कौमी असेंबली में ये मामला ले गई और कौमी असेंबली ने 17 अप्रैल को एक बार फिर फंड्स देने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कल यानी 18 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को एक और पेशरफ भी हुई। सेक्रेटरी दिफा, DGISI और DGMI ने 3 रुकनी बेंच को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी और फिर वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। इस दरख्वास्त पर आज ही नंबर लगा और आज ही उसी 3 रुकनी बेंच ने समाअत भी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने कुरानी आयत से समाअत का आगाज किया और दुआ की कि मौला हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें, और जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को रोस्ट्रम पर तलब किया और रिमार्क्स दिए कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, एग्जीक्यूटिव ने अपना काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई है? पार्लियामेंट के वजीर आजम पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वजारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। कौमी असेंबली फंड्स के मामले में करारदाद मंजूर कर चुकी थी। जिसे मुनीब अख्तर ने फिर सवाल किया कि क्या आपका केस यह है कि हुकूमत जिम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया है? वजीर आजम को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना था। वजीर आजम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वजीर आजम के पास असेंबली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहिब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने भी अटॉर्नी जनरल से मुकालबा करते हुए कहा कि आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आईनी अमल के लिए फंड्स की फराहमी पर मस्बत जवाब देगी। इससे पहले इंतजामी उमूर कौमी असेंबली की कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नोयत के हैं, गैर अहम नहीं हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक हमें बताया गया है। इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि माजी से अब सूरत हाल बहुत ख़राब है? माजी में दहशत गर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साल भी इंतखाबात हुए थे। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे? वजारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवाल जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी है, लेकिन दहशतगर्दी तो मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए थे। 2013 में भी दहशतगर्दी थी। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। हुकूमत महज अंदाजों पर नहीं चल सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फराइज सर अंजाम दिए थे, अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असेंबली तहलील हो चुकी होती। सूबाई असेंबलियों के होते हुए कौमी असेंबली के इंतखाबात भी तो होने ही थे। आइन में असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत 27 मार्च को शुरू हुई। हमें 27 मार्च से मैथमेटिक्स में उलझाया गया। 3-4 का तनासुब और बेंच छोटा बने या बड़ा, इसका मामला लाया गया। बेंच टूटे और सियासी जमातों ने कार्रवाई का बॉयकॉट किया। उस वक्त हमें ये सब वजूहात नहीं बताई गई। अटॉर्नी जनरल साहिब, आपके तवस्सुस से डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमें ब्रीफिंग दी। डीजी ISI और सेक्रेटरी दिफा भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग बहुत जबरदस्त थी। ब्रीफिंग से पता चला कि असल सूरत हाल क्या है। जब केस चल रहा था तब कोई हमें ब्रीफिंग देने ना आया। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इसके बाद ब्रीफिंग दी गई। अब केस का फैसला आ चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते, अब आगे बढ़ना है। चीफ जस्टिस ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं, जबकि 1 अप्रैल की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के मामले पर इन चैम्बर समाअत की इस्तदा की थी, तो ये इस्तदा अदालत ने मंजूर नहीं की थी और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए थे कि हमें सील्ड रिपोर्ट्स दे दें, हम पढ़ लेंगे। हम सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहे हैं, मुसल्लह फौज में एयरफोर्स और नेवी भी शामिल है। अगर हमारी फौज हसास जगहों पर तैनात है तो हमें इन 2 अफवाज के बारे में भी बताया जाए। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ है तो दीगर सर्विसेज से एहलकार लिए जा सकते हैं। इलेक्शन में ड्यूटी के लिए जंगजू फौजी नहीं चाहिए। फौज में हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। रिटायर्ड आर्मी जवान भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी सिक्योरिटी दे सकती हैं जो वजारत दाखिला के मातहत हैं। वैसे बता दें कि इलेक्शन कमीशन के लिए कितनी सिक्योरिटी चाहिए। जो कुछ हसास चीजें हैं उनको इन चैम्बर सुन लेंगे। उसी समाअत में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीदुर रहमान से सवाल किया था कि क्या आपके पास रिटायर्ड जवान बुलाने का कोई तरीकाकार है। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि रिटायर्ड आर्मी जवान रिजर्व फोर्स होती है जिन्हें मखसूस हालात में बुलाया जाता है। रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है। रिजर्व फोर्स की तरबियत भी की जाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा, हमें सील्ड फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। आप चंद घंटों बाद या कल सुबह तक रिपोर्ट दे दें। सेक्रेटरी दिफा को अगली समाअत पर आने की जरूरत नहीं है। कुछ सवालात हमारे जहन में आए तो खुली अदालत में पूछ लेंगे। लेकिन इसके बाद केस की कोई समाअत ही नहीं हुई और 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। और फिर आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब केस चल रहा था तब कोई हमें ब्रीफिंग देने क्यों ना आया। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इसके बाद ब्रीफिंग दे दी गई। इसके अलावा आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने सियासी जमातों के मुज़ाकरात तक अदालत से मोहलत मांग ली और कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हो रही हैं। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। जमात इस्लामी समेत तमाम जमातें सियासी तरीके से मसाइल का हल चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी भी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले। दोनों फरीक़ैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। मामला सुलझ गए तो शायद इंतखाबात के लिए इतनी सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस पर रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है। मुंजमिद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। आईनी अमल आगे चलते रहना चाहिए। ईद की 5 छुट्टियां आ रही हैं, ये मामला मजीद तवील नहीं होना चाहिए। ईद की 5 छुट्टियां भी ज़्यादा मालूम हो रही थी, लेकिन साथी जजिस ने कहा कि पुरसुकून होने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी जमातों को इंतखाबात के बारे में मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम किया है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हम तो पहले दिन से ही मुज़ाकरात का कह रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, सबको एक साथ बैठकर इलेक्शन के रूल्स ऑफ द गेम्स तय करने चाहिए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कायल करने के लिए DI खान में मौलाना फजल रहमान के आबाई गाँव पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। एक तरफ अदालत ने इलेक्शन का मामला सियासी जमातों की तरफ भेज दिया है तो दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ निगरान हुकूमत की मुद्दत का मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई है।